गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और नॉन कंजर्वेटिव। सबसे पहला पॉइंट ये है कंजर्वेटिव फोर्स में कि इसके द्वारा वर्क डन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स work done by conservative force is path independent that is depends upon initial and final position। इसी पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि ये W1 है, वर्क ए से बी पे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, इस बात के लिए W2 है वर्क और एक इस ऐसे बात के लिए W3 है। तो ये कहता है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। आप किसी भी पाथ से लेके जाओ उसके द्वारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे देख लो, लिख दिया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ से कोई मतलब नहीं होता है और work that is work done by conservative force depend upon initial and final position। ओके, सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड कि वर्क डन इन क्लोज लूप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। इस चीज को ऐसे बोलते हैं, राउंड ट्रिप वर्क जीरो होता है, दैट इज राउंड ट्रिप वर्क क्या होता है, जीरो। कहने का मतलब राउंड ट्रिप वर्क का मतलब ये हुआ, यहां से 1 2 यहीं से गया और यहां पे आ गया, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, राउंड ट्रिप वर्क में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। इसका एग्जांपल जरूर है। अच्छा, एग्जांपल से पहले इसमें क्या होगा, सेकंड पहला पॉइंट कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो फोर्स अगर कंजर्वेटिव नहीं है उसको क्या बोलोगे, नॉन कंजर्वेटिव। इसके द्वारा क्या होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब यहाँ पे वर्क डन ये बराबर नहीं होगा, ये वर्क डन बराबर नहीं होगा। चाहो तो सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं, इसमें राउंड ट्रिप वर्क, इसमें राउंड ट्रिप वर्क क्या था, जीरो था, और यहाँ पे राउंड ट्रिप वर्क जीरो नहीं होगा। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं और इसका एग्जांपल, ठीक है, मेन एग्जांपल है। वैसे प्रॉब्लम वगैरह करेंगे, एक्चुअली क्लास के लिए लेक्चर नहीं रहे, यही अगर लेक्चर 11 12 के लिए होता फिर बात अलग होती। ठीक है, पहला एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है कि जो स्प्रिंग में इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग होता है, वो भी होता है ये फोर्स, इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग, शॉर्ट में उसको स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ोगे या पढ़ लिया ऑलरेडी रिपीटर के बच्चे, ठीक है, वहां पे भी बात होती है। और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पोल्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, ये सब एग्जांपल किसके हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन कोई मैग्नेटिक पोल के बीच, ये इसका एग्जांपल होगा। बड़ा बेसिक एग्जांपल फ्रिक्शन। अब यहां पे बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये यहां पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो लिखा, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल के बीच का होगा,
मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मूविंग चार्ज पार्टिकल। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल पूछा जाता है फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कंजर्वेटिव देख लेते हैं। कंजर्वेटिव क्या होता है, इसके द्वारा राउंड ट्रिप वर्क जीरो होता है और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसका जस्ट अपोजिट ही होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल से एमसीक्यू आता है, एकदम इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जांपल ध्यान रखना। ये कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो हम पढ़ चुके थे, वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। बोर्ड डिटेल वही बात करें। कैसे जानेंगे कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? हाउ टू चेक, how to check force is conservative or non conservative? कैसे बताएंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? तो कैसे बताएंगे, एक बात बता दूं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डेल। इसको एक्चुअली ये तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको बताता हूँ, आसान हो जाता है चीजें, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, और फोर्स है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अगर डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ लिखोगे कैसे, डेल क्रॉस ऐसे आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट, इसका कोएफिशिएंट आई का कोएफिशिएंट क्या होगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डेल बाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, और ये होता है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। अगर ये वैल्यू जीरो होता है, इसी को क्या कहोगे, कंजर्वेटिव। और यही सेम चीज है नॉट इक्वल टू जीरो, सेम, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, और इसको बोलते हैं, इसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं डेल क्रॉस एफ, ठीक है। जीरो हो गया कंजर्वेटिव है, और अदरवाइज जीरो नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, F इक्वल टू, अगर F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई वाई क्यूब से, ठीक है। फोर्स इज बताना है कंजर्वेटिव, सेकेंड है नॉन कंजर्वेटिव, थर्ड है बोथ, और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए फटाक से डेल क्रॉस एफ निकाल लीजिए, डेल क्रॉस एफ, देखिए आई जे ई, आई मतलब से क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, और यहाँ पे डी बाई डी जेड, ठीक है। अब यहाँ पर बात होगी कि आई का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसका वाई, जे का क्या है वाई क्यूब, और जेड का क्या है जीरो। तो यहाँ पर कैसे निकालें आई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जीरो का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, ठीक है, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में वाई क्यूब का डेरिवेटिव माइनस जे, अगर ये एक्स का डेरिवेटिव, जीरो का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो, प्लस के अगर लिया तो वाई क्यूब कांस्टेंट हो जाता है, जो चीजें होती है कांस्टेंट हो जाता है, तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव देख लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया, और वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, तो यहां से वैल्यू क्या है जीरो। सो फोर्स इज कंजर्वेटिव, इसका आंसर है कंजर्वेटिव। अब से ऐसे यहां पे सॉल्व लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड प्लस 5 एफ, यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स कोई पूछ ले, इसका 2x होगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा, 3y स्क्वायर, ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव। डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या होगा, देख लीजिए कंफ्यूजन, जेड 1 हो जाएगा, इसका जीरो जीरो जीरो,
जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं उसी के बारे में बात करेंगे, एक्स अदरवाइज कुछ नहीं होगा। कंफ्यूजन एग्जांपल ये दिया समझ में आया। पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, ऐसे एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब बताइए डेल डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा, 2x y z, ये हो गया। डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर 1 z। डेल एफ अपॉन डेल z क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई 3 z। जैसे डेरिवेटिव का वैसे ये एग्जांपल, ताकि ये पार्शियल डेरिवेटिव का कांसेप्ट क्लियर हो, तो कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये फोर्स लग रहा है, पार्टिकल मूव्स ओरिजिन से यहां पे जा रहा है, पार्टिकल 5,5 कोऑर्डिनेट है, एक इस रास्ते से जा रहा है OAC, अलोंग OAC, एक बार ऐसे जा रहा है तो वर्क डन बताना है, एक बार जा रहा है OPC ऐसे जा रहा है तो वर्क डन बताना है, एक बार डायरेक्ट जा रहा है तो वर्क डन बताना है। तो तीनों को इसमें वर्क डन बताना है इस क्वेश्चन में कि वर्क डन क्या हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो पहला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले चेक ए इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी बी पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, क्या तरीका बताया था, डेल क्रॉस एफ, अभी जस्ट लिखा था मैंने आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे रख दो 2y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0, और यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आता है, 0 का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0, z देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 0, ये i हो गया माइनस j, देखिए x का डेरिवेटिव सॉरी 0 का डेरिवेटिव और ये भी 0 आ रहा है, प्लस k, ये करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 2, 2y प्लस एक्स स्क्वायर j, ठीक है, और यहाँ पे 0, तो k के रिस्पेक्ट में अगर बात होगी तो क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये कट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और कट है, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, देखिए z के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो y का डिफरेंस डेरिवेटिव देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x और 2y का y के रिस्पेक्ट में 2। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन फोर्स F के द्वारा F फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव है, इसका मतलब ये तीनों वर्क डन बराबर नहीं आएगा। चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बेस्ट तरीका है, हमने डायरेक्ट डेल क्रॉस F निकाल दिया, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें कि OAB के द्वारा वर्क डन क्या होगा, OBC और B के द्वारा। पहला क्वेश्चन ए का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, वर्क डन OAC को निकालना है, ये ओरिजिन है 0 0 और ये होम आ गया OAC, चाहो तो इसको ऐसे लिखो वर्क डन OA प्लस वर्क डन A टू C। अब यहाँ पे इस वर्क डन को लिखते कैसे थे, याद कीजिए, लिखते थे fx dx प्लस fy dy, ऐसे लिखते थे, ठीक है, इसका वर्क डन हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते थे, इसका वर्क डन को कैसे लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे प्लस AC का fx dx प्लस fy dy, और यहाँ पे fx की जगह क्या लिखोगे 2y dx प्लस fy की जगह x स्क्वायर dy,
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस, देखिए वो एक के वर्ग का लिख रहे हैं, ये ऐसी के वर्ग का लिख रहे हैं। fx की जगह क्या लिखोगे 2y dx प्लस fy की जगह x स्क्वायर dy इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन कैसे लेना है ध्यान से समझना है। ये कोऑर्डिनेट बता दीजिए क्या होगा, कितना यूज करें 5, 0, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कोई बोले तो कोई इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन होगा, देखिए x 0 है और x की 5 हो रहा है तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है x, ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू x, ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है 0 है। o से a के लिए, o से a के लिए क्या हो रहा है देख लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ से dy की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, y और dy यहाँ पे पुट कर देंगे ये, और यहाँ पे dy की जगह 0 into 0 ये हो गया 0, ठीक है, प्लस वैल्यू 0 हो गई, प्लस यहाँ पर क्या होगा कहानी, यहाँ पे इससे देखिए इसके बाद a से c के बीच में, a से c के बीच में इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 5, देखिए 5 है x इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, डेरिवेटिव ले लेंगे 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, y की वैल्यू कितनी है, y देखिए y की वैल्यू x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 से 5 जा रहा है, y की वैल्यू क्या रहा है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 5, तो यहाँ पे dx की जगह 0 पुट कर दो, खत्म, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, x स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर dy, और कहां से कहां तक 0 टू 5, 25 यहाँ से y 0 टू 5 और इसका हो गया 125, ये देखेंगे वर्क डन OAC इक्वल टू क्या हो गया 125, वर्क डन OAC की जो होगा वर्क डन O से A से C जाने में वर्क डन क्या हो रहा है 125 हो जाएगा 125। कोई कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, फिर से समझ लेते हैं, पहले वो टू चेंज कर लेंगे इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। और यहां से क्या चेंज कर रहा है y चेंज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज कर रहा, y 0 है, x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है 0 से 5, यहां पे क्या चेंज कर रहा है y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है 0 टू 5, देखिए 0 टू 5, ओके। अगला क्वेश्चन हो गया, इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है OBC, वर्क डन OBC इक्वल टू क्या लिखोगे वर्क डन O टू B प्लस वर्क डन B टू C। तो वर्क डन O टू B देख लीजिए O टू B के लिए क्या लिखोगे, जस्ट अभी लिखा था वही लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2y dx प्लस x स्क्वायर dy इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस, इसके लिए बात करते हैं, ये इसके लिए क्या होगा, ये इसलिए 2y dx प्लस x स्क्वायर dy, ये इसके लिए BC के लिए। अब यहां पर बताइए O से B के लिए x क्या है 0, dx क्या होगा 0, x की जगह 0 पुट कर देंगे और dx की जगह 0, dx पुट करेंगे 0 तो ये हो गया 0 और x पुट करेंगे तो ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस B से C के लिए क्या होगा, B टू C के लिए इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू देख लीजिए 5 है इक्वेशन, तो y इक्वल टू 5 है तो dy की वैल्यू क्या होगी 0, तो y की जगह 5 रख दीजिए, dy की जगह 0, ये हो गया खत्म 0। अब यहां पे क्या हो गया 2 5 रखेंगे 5 into dx, ठीक है, ये 0 हो गया। और एक बात और है कि यहां से क्या चलेगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, x की वैल्यू 0 है और 5, देख लीजिए कि x की लिमिट कहां से कहां जा रहा है 0 टू 5, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 चेंज हो रहा है, यहां से 0 टू 5 रख दिए, 5 में 10 और dx 0 टू 5 10 बचे 50, तो वर्क डन
ओ बी सी में क्या आ गया 50 जूल। देख लीजिए इसका आंसर 125 जूल, इसका है 50 जूल। ठीक है, सेम तरीका, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा भी इसी तरह निकाल सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी इसी तरह निकाल सकते हैं। बोला है तीसरा इसके द्वारा डायरेक्ट ओ सी, ओ टू सी। ओ टू सी का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू x। अच्छा तो लिख लो डायरेक्ट, क्या लिखोगे 2y dx प्लस x स्क्वायर dy, fx dx एक पर डिवाइड डायरेक्ट यहां से यहां, ये दो रास्ते पे नहीं जा रहा, डायरेक्ट एक ही जा रहा है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू x, उसी का इक्वेशन। अब dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dx, y की जगह x पुट कर दीजिए और 2x प्लस x स्क्वायर dx। अब देखिए x का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा 0 टू 5, x का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा 0 टू 5। इंटीग्रेशन कर लेंगे 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 0 टू 5। अब देख लीजिए वैल्यू यहां पे कर देते हैं, यो एक कट 5 5 25 प्लस 125 अपॉन 3 0 हो जाएगा माइनस 0, 25 के 75 200 बाय 3। इसका वर्ग क्या होगा 200 बाय 3। अब यहां से ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि वर्क डन ओ ए सी नॉट इक्वल टू वर्क डन ओ बी सी नॉट इक्वल टू वर्क डन ओ सी, ये तीनों बराबर नहीं है। अतः F is नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये भी एक तरीका है। सो आप बाद में ये भी लिख सकते हो, इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव निकालना हो तो वो तरीका ज्यादा अच्छा है। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं, लिख लीजिए, अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है हमारे कंजर्वेटिव और प्रॉब्लम बहुत सारा ले सकते हैं। एक्चुअल में ये क्रैश लेक्चर है, क्रैश कोर्स के लिए तो थोड़ा फास्ट लेना मजबूरी है, सिलेबस खत्म करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं, आपने पढ़ा होगा एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो बचपन में पढ़ा होगा एबिलिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और एनर्जी मेनली हमें जो पढ़ना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है और एक पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, कोई चीजें रुकी हुई है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। इट इज ड्यू टू, इट इज यहां पे लिख लेते हैं पहले, इट इज ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट चेंज का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। इसका जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। आप चाहो तो मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हैं, p इक्वल टू क्या हो जाता है mv। आप चाहो तो लिख सकते हो, और v की जगह क्या लिख सकते हो, p बाय m। यहां पे पुट कर लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का एक और आ सकता है, ये भी यूज करेंगे, p स्क्वायर बाय 2m। p क्या होता है, मोमेंटम, p है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, जो कि हम बात किए थे फोर्स में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर बाय 2m, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एक ऐसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को, नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये तो हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। बात करूं
पोटेंशियल एनर्जी बहुत भाषण देना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइन। डिफाइन क्या होता है भाई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। और ये वैल्यू होता है माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय, इसका भी एनर्जी का भी यूनिट होता है, ठीक है। वर्क माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इसको लिखोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको चीज को लिख सकते हो F माइनस यू आर इक्वल टू माइनस साइन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअल में पोटेंशियल सॉरी ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और एक बात और बता दें कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी या सब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। और एक बात और करने की है, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, मतलब दो बॉडी है जैसे अर्थ है ऑब्जेक्ट है उसके लिए होता है। तो इसका हो गया डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कोई कंफ्यूजन? ये हो गया किसके बारे में? ये बातें हो गई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में जो इस टॉपिक पे पढ़ना है दो तरह का पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे जो अभी पोटेंशियल एनर्जी दो सिलेबस में पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस टॉपिक में आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है और पढ़ना है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना इलास्टिक एनर्जी स्टोर होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अब ये समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एक्चुअली बात ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस अर्थ का, अर्थ इसका रेडियस r है, मान लेते हैं रेडियस ऑफ, और ये एच है ऑब्जेक्ट को लेके ऊपर। तो यहाँ पे डेल्टा यू की जो वैल्यू आप कहाँ पे पढ़ोगे, ग्रेविटेशन जब पढ़ा जाएगा तो वहां पे ये बात होती है, इस ये वैल्यू आती है mgh/1 + h/re, h होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी, m मास है, ठीक है। इसको यहाँ से पहले यहाँ से उठा के ऊपर लेके चले, h है उठाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। अब यहाँ पे चाहो एक बात और, कभी भी मतलब चेंज लिखना होता है तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या होने वाला है uf माइनस ui इक्वल टू mgh/, एक्चुअल में रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ अगर बड़ा है तो इसको इंफिनिटी पुट कर दोगे तो समथिंग प्लस 1/इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, या 0 होगा। और uf माइनस ui इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। ये लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर इसको 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये हम नहीं पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, यहाँ पे फिलहाल इस टॉपिक में 10 मीटर लेके चले गए, 50 मीटर लेके चले गए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वो उस टॉपिक में बातें होगी। मैंने लिख दिया ये होता है एक्चुअल में। अब इसके यहाँ इसको ले लेते हैं डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन में इसको बोलते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। देख लेते इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। और यहाँ पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी u हो, इसको मान लेते हैं u इक्वल टू क्या हो गया, mgh। अपना काम का चीज मिल गया, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, स्प्रिंग फॉर्मूला क्या, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा यू को क्या लिखोगे, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। का मतलब स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे रख दो यू एफ माइनस यू आई, देख लीजिए याद कीजिए, माइनस माइनस 1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ये हम पढ़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल को क्या मानते हैं, 0। नेचुरल लेंथ में एंड नेचुरल लेंथ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एजम्पशन है ये सरफेस पे रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, मान लिया जाता है। तो स्प्रिंग अगर नाइदर इलोंगेट नॉर कंप्रेस, अगर नेचुरल पोजीशन में है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए फाइनल मान लेते हैं u और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, xi क्या है 0 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे x मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x। दिस इज द व्हाट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा क्वांटिटी कैसा आएगा, देख लीजिए पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, देखिए दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन, लिखिए इसको। अगर किसी क्वेश्चन में बातें पूछ लेता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख लीजिए इसको। किसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले वर्क डन बाय, देख लो डेल्टा यू इक्वल टू, अभी जस्ट हमने बात किया था, माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये भी ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये काम आएगा न्यूमेरिकल यूज करेंगे, ठीक है। ये मैं कैसे दिखाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर पढ़ा दिया होता तो वहां पे ये बातें होती कि कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। तो डेल्टा क्यू मतलब वर्क डन, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल। एक्चुअल में ये आता है यहां से, आगे बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ेंगे, ओके। प्रूफ हम कर देंगे कहां पे, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। इस बुक में वर्क एनर्जी थ्योरम पहले पढ़ा जाता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं तो ये पहले पढ़ाता हूं पोटेंशियल एनर्जी, फिर पढ़ाता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे बेनिफिट आपको न्यूमेरिकल, ठीक है, ओके। कल फिर हम न्यूमेरिकल पे